कहानी की शुरुआत में हम एरम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि शक्ल और शरीर से तो बूढ़ा दिखता है, लेकिन इसकी उम्र मात्र 16 साल की है। एरम अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी स्कूल नहीं गया और ना ही उसने कभी बाहर की दुनिया देखी है। उसका कोई दोस्त भी नहीं है। इनफैक्ट उससे कोई भी दोस्ती करना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसके रंग और रूप को लेकर सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। दरअसल एरम को प्रोजेरिया नाम की एक बीमारी है जिसमें इंसान की उम्र बहुत ही तेजी से बढ़ती है। एरम अभी मात्र 16 साल का एक लड़का है, लेकिन शक्ल और शरीर से वो 80 साल का एक बूढ़ा नजर आता है। एरम अपना ज्यादातर वक्त बुक्स पढ़ने और कंप्यूटर में कहानियां लिखते हुए बिताता है। वो अपनी लाइफ के आखिरी दिनों में अभी अपने पेरेंट्स पे भी एक नोवेल लिख रहा है, जिसमें वो बता रहा है कि कैसे उसके मम्मी और पापा को एक दूसरे से प्यार हुआ था और कैसे वो 17 साल की उम्र में ही पेरेंट्स बन गए थे। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एरम के पेरेंट्स के पास्ट को दिखाया जाता है, जब वो दोनों स्कूल में पढ़ा करते थे। एरम की माँ का नाम होता है मीरा, जिसके 5 बड़े भाई होते हैं। तो वहीं एरम के पिता देसु अपने पेरेंट्स के एक लौते बेटे होते हैं। देसु यानी कि एरम के पिता पूरे इलाके में बहुत फेमस होते हैं, क्योंकि उन्होंने स्कूल टाइम में अपने ही प्रिंसिपल को फ्लाइंग किक मारी होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एरम अपने पड़ोसी मिस्टर जैंग के साथ बैठा हुआ है और उन्हें भी वो अपने पेरेंट्स के बारे में ही बता रहा है कि कैसे वो स्कूल टाइम में ही पेरेंट्स बन गए थे। जिस पर मिस्टर जैंग बताता है कि हाँ बेटा, ये 16-17 साल की उम्र ही ऐसी होती है कि जिसमें इंसान का जोश चरम पे रहता है। इसके बाद हमें वो समय दिखाया जाता है जब एरम के पेरेंट्स स्कूल में थे और मीरा भी प्रेग्नेंट है। जब वो ये बात देसु को बताती है तो देसु काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो किसी भी तरह अभी सिचुएशन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और साथ ही साथ वो दोनों अभी अंडर एज भी होते हैं। जब उनके पेरेंट्स को ये सब पता लगेगा तो उन्हें बहुत ही ज्यादा मार पड़ेगी, लेकिन मीरा देसु को बताती है कि उन्हें डर कर नहीं भागना चाहिए। जब ये सब हो ही गया है तो अब वो इस बच्चे की जिम्मेदारी ले। बाद में जब ये बात दोनों के घर में पता चलती है तो मीरा के 5 भाई देसु को मारने उसके पीछे पड़ जाते हैं। देसु किसी तरह से उनसे बचकर जब अपने घर पे जाता है तो अब उसके खुद के पिताजी उसकी खूब धुलाई करते हैं। बेचारा देसु इस बात से गुस्सा होकर घर से निकल जाता है और तब से लेकर आज तक देसु कभी भी अपने घर पे वापस नहीं गया। तो वहीं मीरा के पिताजी को भी जब ये बात पता लगी तो उसकी भी खूब पिटाई हुई, जिस वजह से मीरा भी अपने पापा के डर से आज तक अपने घर पे वापस नहीं गई। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है। एरम अपने रूम में कंप्यूटर पर अपने पेरेंट्स की लव स्टोरी लिख रहा है। मीरा उसे दवाई देती है और एरम उन्हें बताता है कि अब उसके लिए फालतू का परेशान न हो, क्योंकि उसे अब टाइम से दवाई लेने की आदत पड़ गई है, तो अब वो इस चीज की चिंता बिल्कुल न करे। बाद में पूरी फैमिली टीवी पर अपने प्रोग्राम को देखते हैं। दरअसल आज टीवी पर एरम का प्रोग्राम होता है, जिसमें एरम की मेडिकल कंडीशन और बीमारी के बारे में बताया जा रहा है। और इस शो का प्रोड्यूसर और कोई नहीं बल्कि मीरा का ही क्लासमेट श्योंग चेन होता है, जो कि एरम के पेरेंट्स और उसका इंटरव्यू लेकर अपने शो पर दिखाना चाहता है, ताकि एरम के इलाज के लिए डोनेशन इकट्ठा हो सके, क्योंकि एरम का इलाज काफी महंगा होता है। शो के दौरान हमें पता लगता है कि एरम के पिता देसु एक कैब ड्राइवर होते हैं, तो वहीं मीरा लॉन्ड्री का काम करती है। अपने बच्चे के इलाज के लिए ये दोनों दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन बावजूद इसके एरम के इलाज का खर्चा काफी ज्यादा है। एरम को अपने पिताजी के साथ कैब में घूमना काफी पसंद होता है, लेकिन उसकी माँ उसे कभी बाहर नहीं जाने देती, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी काफी ज्यादा कमजोर है, तो बाहर जाने से वो बीमार पड़ सकता है। शो के दौरान हमें डॉक्टर से पता चलता है कि एरम का शरीर काफी जल्दी मर रहा है। एरम न सिर्फ 16 साल का होने के बावजूद 80 साल का बूढ़ा दिखता है, बल्कि अंदर से भी वो पूरी तरह बूढ़ा हो गया है। उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी लगातार फेल हो रहे हैं, उसकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं और उसे दिल की बीमारी भी है, तो शायद ही वो अब ज्यादा दिन तक जीवित रह पाएगा। इंटरव्यू के आखिर में एरम बताता है कि उसे एक बार बाकी बच्चों की तरह जीना है, एक बार वो स्वस्थ होना चाहता है, ताकि वो अपने पेरेंट्स के चेहरे पर मुस्कान ला सके। अब शो खत्म होने के बाद एरम का पड़ोसी अंकल और उसका दोस्त मिस्टर जैंग चिल्लाते हुए उसके घर पे आता है और वो प्रोड्यूसर को फ्रॉड बताने लगता है, क्योंकि एरम के साथ उसका इंटरव्यू था और वो टीवी पर नहीं आया। दूसरे दिन प्रोड्यूसर जब मीरा से मिलता है तो वो बताता है कि कल के शो की रेटिंग काफी ज्यादा अच्छी है और उसे उम्मीद है कि इस बार वो सबसे ज्यादा डोनेशन इकट्ठा करेंगे, जिस पर मीरा उसका शुक्रिया अदा करती है। तो दूसरी तरफ वहीं देसु काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन आज एरम भी उससे जिद करता है कि वो भी उनके साथ टैक्सी में घूमना चाहता है। पहले तो मीरा के डर से देसु से मना करता है, लेकिन फिर एरम की जिद पर वो उसे अपने साथ ले चलता है। एरम को देख लोग उसे पहचान जाते हैं, क्योंकि एरम कई बार टीवी में आ चुका है। उसकी इस हालत को देख कई लोग उसे ठीक होने की दुआ देते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि एरम को देख टैक्सी से ही उतर जाते हैं। एक लड़की तो टैक्सी से ये कहकर उतर जाती है कि उसने इससे भद्दी और बेकार चीज आज तक नहीं देखी। एरम को ये सब देख काफी बुरा लगता है, लेकिन उसके मम्मी और पापा उसकी सबसे बड़ी ताकत है, जो कि उसे हर बुरे मौके पर उसे अच्छा फील करवाते हैं।
अब पूरा दिन खत्म होने के बाद ये दोनों बाप बेटे मीरा को लेने चलते हैं। मीरा जब एरम को देखती है तो वो इस बात से नाराज हो जाती है क्योंकि एरम को डॉक्टर ने इस तरह से बाहर घुमाने के लिए मना करा हुआ है। लेकिन अब जब ये बाहर आ ही गए हैं तो ये तीनों पार्क में बैठकर साथ में एंजॉय करते हैं। बाद में जब एरम वॉशरूम जाता है तो रास्ते में कुछ लड़के और लड़कियां उसके रंग और रूप का मजाक बनाते हैं और वो उसकी कैप भी छीन लेते हैं। देसु जब यहाँ पर आता है तो भी वो लड़के एरम को देसु का पापा बताकर उसे चिढ़ाते हैं। इस बात पर देसु गुस्से से लाल हो जाता है और वो एरम को साइड में खड़ा कर उनसे फाइट करने लगता है। देसु वो ताइक्वांडो प्लेयर है जिसने कि प्रिंसिपल को ही फ्लाइंग किक मारी होती है और अपने बेटे एरम को उसने अपनी बहादुरी की कई कहानियां सुना रखी हैं। तो एरम अपने पापा को एक ताइक्वांडो प्लेयर की तरह इमेजिन करने लगता है जिसमें उसके पापा घुमा घुमा कर उन लड़कों को मार रहे हैं। लेकिन उसकी ये इमेजिनेशन ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन उल्टी पड़ जाती है। वो सब लड़के देसु पर भारी पड़ जाते हैं। पुलिस यहाँ पर लड़ाई छुड़वाने आती ही है कि तभी देसु अपने तहखाने से वही फ्लाइंग किक निकालता है और वो किक सीधे पुलिस वाले के मुंह पर जाके लगती है। पुलिस वाला धड़ाम से नीचे गिरता है और अब सीन शिफ्ट होता है सीधे पुलिस स्टेशन में, जहां पर मीरा पुलिस ऑफिसर को बताती है कि वो लोग उसके बेटे को परेशान कर रहे थे, इसीलिए देसु ने उनसे लड़ाई करी। अब ये सब सुनने के बाद देसु को छोड़ दिया जाता है। लेकिन फिर जब मीरा को पता लगता है कि उन्होंने एरम को काफी बुरा बोला था तो फिर अब वो भी उन लड़कों को मारने के लिए दौड़ती है, लेकिन देसु उसे किसी तरह संभाल लेता है। दूसरे दिन ये एरम के चेकअप के लिए जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता लगता है कि एरम की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो रही है। उसकी आंखों की रोशनी लगातार कम पड़ रही है, उसके दिमाग तक प्रॉपर ब्लड भी नहीं पहुंच पा रहा है। यहाँ पर डॉक्टर बताता है कि एरम काफी ज्यादा दर्द से गुजर रहा है, जिस पर मीरा गुस्सा हो जाती है क्योंकि एरम ने उसे इस बारे में कभी भी कुछ नहीं बताया। लेकिन फिर एरम कहता है कि माँ, मुझे कब दर्द नहीं होता, मैं तो हर रोज दर्द से तड़प रहा होता हूँ, तो ये बताओ कि मैं कब कब आपको इस चीज के लिए परेशान करूँ। यहाँ पे डॉक्टर कहता है कि ये काफी ज्यादा सीरियस कंडीशन है और शायद वो अब ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएगा, जिस पर एरम भी कुछ रिएक्ट नहीं करता क्योंकि वो भी जानता है कि डॉक्टर बिल्कुल सही कह रहा है। अब हॉस्पिटल से घर आते वक्त दोबारा से एरम को रेसिज्म झेलना पड़ता है जब रास्ते में लोग अपने बच्चों की आंखें तक ढक लेते हैं, ये कहकर कि उन्हें ऐसी भद्दी चीजें नहीं देखनी चाहिए। एरम बेचारा ये देख अपने सर को झुकाकर चलने लगता है ताकि कोई भी उसका चेहरा नहीं देख पाए। लेकिन फिर मीरा उसे समझाती है कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि लोग उसे ही देख रहे हैं, वो बार बार ऐसे बड़ों की तरह क्यों सोचता है। वो अभी मात्र 16 साल का एक बच्चा है और उसे इन सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो बाकी बच्चों की तरह अपनी लाइफ को एंजॉय करे। वो जानता है कि उसकी माँ भी एक टीनेज मॉम है और उसने तो आज तक कभी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, तो उसे भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह ऐसा बनना चाहिए। एरम इस बात पर स्माइल करता है और फिर घर आकर वो दोबारा से अपने पेरेंट्स पे नोवेल लिखना शुरू कर देता है जिसमें वो बताता है कि उसके पेरेंट्स अपने होने वाले बच्चे के लिए क्या क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, जैसे कि उनका बच्चा हैंडसम होगा, हेल्दी होगा और उसमें क्या क्या क्वालिटीज होंगी। नोवेल लिखते लिखते अचानक से एरम की छाती में बहुत तेज दर्द होने लगता है। दर्द इतना है कि वो अपने माँ पापा को भी आवाज नहीं लगा पाता। वो किसी तरह खुद को घसीटते हुए पास में रखी मेडिसिन तक पहुँचता है, जिसे लेने के बाद अब उसे थोड़ी राहत मिलती है और उसे नींद की झपकी भी आ जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि उसे किसी सुहा नाम की लड़की का मेल आया हुआ है, जिसमें सुहा ने लिखा हुआ है कि वो भी उसी की तरह एक बीमारी से ग्रसित है और वो भी बिल्कुल 16 साल की है। उसने टीवी पर उसका इंटरव्यू देखा और वो दुआ करती है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। सुहा ने लिखा हुआ है कि वो उसे दोस्ती करना चाहती है क्योंकि उसे पता है कि लोग उन्हें किस तरह से देखते और ट्रीट करते हैं। जब एरम ये देखता है तो पहले तो उसे विश्वास नहीं होता कि कोई लड़की उसे दोस्ती करना चाहती है। उसे लगता है कि जरूर कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन ये दोस्ती वाली बात एरम के जहन में बैठ जाती है। वो हर पल सुहा और उसकी आवाज को इमेजिन करने लगता है। वो दिन रात सुहा के बारे में ही सोचते रहता है और अपने दिमाग में उसने सुहा की इमेज भी बना ली है। लेकिन एक रात जब वो उठता है तो अपने पेरेंट्स को उसके बारे में बातें करते हुए सुनता है, जिसमें मीरा देसु को बता रही है कि उसी की वजह से एरम ऐसा पैदा हुआ है। वो चाहती ही नहीं थी कि एरम कभी पैदा हो क्योंकि वो तब अंडर एज थी और वो हर रोज 2 किलोमीटर रनिंग किया करती थी ताकि ये प्रेगनेंसी वाली बात वो अपने दिमाग से निकाल सके। और शायद इसी वजह से एरम ऐसा पैदा हुआ है, जिस पर देसो से हिम्मत देता है कि काम करने से बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ता। उसकी माँ भी दिन रात काम किया करती थी, लेकिन वो तो बिल्कुल स्वस्थ पैदा हुआ। अगर काम और एक्सरसाइज करने से बच्चे पर फर्क पड़ता तो वो भी बिल्कुल एरम की तरह होता। इधर एरम उनके बीच हो रही ये सब बातें सुन लेता है और अब उसे पता है कि उसकी माँ उसे कभी भी पैदा नहीं करना चाह रही थी। ये बात उसके दिल पर एक कांटे की तरह चुभ जाती है और अब वो अंदर से पूरी तरह टूट गया होता है। दूसरे दिन एरम अपने पड़ोसी अंकल मिस्टर जैंग के साथ बैठा हुआ है तो मिस्टर जैंग खुद दारू पीकर उसे नारियल का जूस पकड़ा देते हैं
जिस पे एरम उन्हें पूछता है कि अल्कोहल का टेस्ट कैसे होता है, क्योंकि अल्कोहल के लेके एरम के मन में बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि ऐसी भी क्या चीज है जो कि लोगों में हिम्मत और अंग्रेजी भर देती है। जिस पर मिस्टर जैंग बताता है कि इसका टेस्ट काफी कड़वा होता है, तो वो बड़े होकर इसे कभी मत पीना। तो फिर एरम कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर वो इसे क्यों पी रहे हैं। मिस्टर जैंग इस पर कहता है कि लाइफ भी बिल्कुल कड़वी होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम जीना ही छोड़ दें। अब अगले दिन डॉक्टर के कहने पर एरम को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, जहां पर बाकी बीमार बच्चे भी एडमिट हुए होते हैं। उनमें से एक बच्चा एरम को दादाजी कहकर बुलाता है, जिससे मीरा को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो एरम के बेड को एक पर्दे से ढक लेती है। कुछ देर बाद प्रोड्यूसर एरम के लिए ढेर सारे गिफ्ट लेके आता है, जो कि व्यूवर्स ने उसके लिए भेजे थे, जिसमें उसकी फेवरेट बुक और गेमिंग कंसोल भी होता है। आज रात एरम सुहा की मेल का रिप्लाई भी करता है और उसे भी अपनी तरफ से ठीक होने की दुआई देता है। अगले 2-3 दिन तक वो सुहा से खूब सारी बातें करता है, जिसमें उसे सुहा अपने बारे में बताती है कि उसे लिखने का बहुत शौक है और वो एक राइटर बनना चाहती है। जिस पर एरम भी उसे बताता है कि उसे भी उसी की तरह लिखने का बहुत शौक है और वो अभी अपने पेरेंट्स के ऊपर नोवेल लिख रहा है। एरम पहली बार जीवन में खुश नजर आता है, क्योंकि उसकी भी अब एक दोस्त बन गई है। सुहा उसे गाने भेजती है और वो इमेजिन करने लगता है कि अगर वो स्वस्थ होता तो आखिर उसकी लाइफ सुहा के साथ कैसी होती। वो दिन रात सुहा को ही इमेजिन करने लगता है और अब वो डिसाइड करता है कि वो फिर से एक और बार शो करेगा ताकि सुहा उसे फिर से देख सके। तो वहीं देसु आज अपनी फेवरेट गर्ल म्यूजिक बैंड के शो में एक बॉडीगार्ड का काम करता है और उसे टीवी पर देख मीरा काफी सैड फील करती है, क्योंकि उसका भी सपना था कि वो भी कभी सिंगर बने। साथ ही उसे जलन भी होती है, क्योंकि देसु अभी उससे भी खूबसूरत लड़कियों के साथ होता है। इसी वक्त एरम अपनी माँ के बैग में प्रेगनेंसी पिल देख लेता है और हमें पता लगता है कि मीरा प्रेग्नेंट है, लेकिन वो इस बात को छुपाने के लिए झूठ बोलती है कि ये पिल्स वो अपनी हेल्थ के लिए ले रही है। पिछली बार के शो में इन्हें काफी अच्छी डोनेशन मिली थी और ये बात मीरा देसु को बताती है। डोनेशन में एक आदमी ने $10,000 दिए थे। देसु ये देख काफी शॉक हो जाता है और वो मीरा को बताता है कि उन्हें इस आदमी का मिलकर शुक्रिया करना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उस आदमी ने ना तो अपना नाम और ना ही अपना पता मेंशन किया होता है। तो वहीं बाहर एरम प्रोड्यूसर का काफी शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसने ही सुहा को उसकी ईमेल दी। लेकिन प्रोड्यूसर काफी कंफ्यूज है, क्योंकि उसने तो उसकी कोई भी ईमेल किसी को कभी नहीं दी। तो फिर वो कहता है कि शायद से उसके वर्कर्स ने ये सब किया होगा, लेकिन वो चिंता ना करे, वो उनको खूब डांट लगाएगा। जिस पर एरम कहता है कि वो ऐसा ना करे, बल्कि उनकी ही वजह से उसे सुहा नाम की एक लड़की का मिल आया था, जो भी बिल्कुल उसी की तरह बीमारी से जूझ रही है और अब वो काफी अच्छे दोस्त भी बन गए हैं। आज रात फिर से एरम और सुहा के बीच बातें होती है, जिसमें एरम उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि उनका बेटा ऐसी बीमारी के साथ पैदा होगा। उसके पेरेंट्स ने उसके लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, वरना उसकी माँ एक सिंगर बनना चाह रही थी तो वहीं पापा एक ताइक्वांडो प्लेयर। खैर अगले दिन प्रोड्यूसर दोबारा से एरम के पास आता है और उसे सुहा का ईमेल देने को बोलता है, ताकि सुहा भी उनके साथ शो पर आए और उसे भी मदद पहुंचे। अब इसके बाद एरम जब शो के लिए इंटरव्यू देता है तो बीच इंटरव्यू में उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद इंटरव्यू को जारी रखने के लिए उसके पड़ोसी अंकल मिस्टर जैंग का भी इंटरव्यू लिया जाता है, जो कि हमेशा कंप्लेन करते हैं कि उसका इंटरव्यू हमेशा लेते हैं लेकिन कभी भी टीवी पर नहीं दिखाते। वैसे तो मिस्टर जैंग हमेशा इंटरव्यू की बहुत प्रैक्टिस करता था, लेकिन कैमरा जब उसके सामने आता है तो वो एक भी शब्द नहीं बोल पाता और कई टेक लेने के बाद वो इतना ही बोल पाता है कि एरम उसका दोस्त है। बाद में डॉक्टर जब एरम के पास आता है तो एरम टैबलेट पे नोवेल पढ़ रहा होता है, जिस पर डॉक्टर उसकी टैबलेट छीनकर बताते हैं कि अब उसे फोन, कंप्यूटर, किताबें कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसकी आंखें अब काफी कमजोर हो गई हैं और अब वो अंधा भी हो सकता है। तो स्पेशली मीरा इस बात का ध्यान रखे। एरम इसी दिन सुहा को एक आखिरी ईमेल करता है कि वो एक बार उसे देखना चाहता है। इससे पहले कि उसे देखना बंद हो जाए, वो सिर्फ एक बार उसे देखना चाहता है, क्योंकि फिर वो पछताना नहीं चाहता। जिस पर सुहा उसे अपने हाथ की एक पिक्चर भेजती है, ये कहकर कि वो बहुत सही है। एरम उसके खूबसूरत हाथ के मुकाबले अपने बूढ़े पड़े हाथों को देखता है और इमेजिन करने लगता है कि अगर वो हेल्दी होता तो वो सुहा के साथ कैसे और कहाँ घूमता। सुहा उससे पूछती है कि उसे कब कब ऐसा लगता है कि वो जीना चाहता है, जिसके रिप्लाई में एरम लिखता है कि जब वो नीले आसमान में बादलों को उड़ते हुए देखता है तो वो जीना चाहता है। जब वो बच्चों को साथ में खिलखिलाते हुए देखता है तो वो खुद को काफी खुश महसूस करता है। जब वो किसी दादी को अपने पोते को प्यार करते हुए देखता है तो उसे महसूस होता है कि वो जीना चाहता है। गर्मी में जब मम्मी पापा की पीठ पर ठंडा पानी डालती है तो वो जीना चाहता है। जब वो पापा के साथ रात में तारों को देखता है तो वो जीना चाहता है। और जब वो अपनी माँ के साथ सोता है तो वो जीना चाहता है। और ऐसा करके उसे जो खुशी मिलती है वो उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एग्जैक्ट इसी ईमेल के बाद उसे सुहा का कोई भी ईमेल रिसीव नहीं होता, जिससे एरम अब काफी ज्यादा सैड हो जाता है। उसे लगता है कि कहीं सुहा को कुछ हो ना गया हो।
पूरा एक हफ्ता बीत जाता है लेकिन अब तक सुहा का कोई भी ईमेल नहीं आया। बेचारा एरम अब काफी ज्यादा मायूस हो जाता है और इसका इफेक्ट उसकी हेल्थ पर भी पड़ता है, जिससे डॉक्टर को अब एरम की डोज बढ़ानी पड़ती है। हिम्मत कर एरम डॉक्टर से पूछता है कि वो कब मरने वाला है, जिस पर पहले तो डॉक्टर उसे बताता है कि उसे इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। लेकिन फिर जब एरम जिद करता है तो डॉक्टर बताता है कि शायद से वो 1 या 2 महीनों तक ही जी पाएगा। ये सुनकर एरम के चेहरे पे जरा भी मायूसी नहीं होती, बल्कि अब वो हर पल को खूब सारा एंजॉय करना चाहता है, अपनी बची हुई लाइफ को अपने ढंग से जीना चाहता है। अब की बार वो मिस्टर जैंग से मिलता है तो इस बार वो उन्हें अल्कोहल लाने को बोलता है, क्योंकि एरम अल्कोहल के टेस्ट को लेकर हमेशा क्यूरियस रहता है। तो जब वो मरने ही वाला है तो एक बार वो अल्कोहल टेस्ट करना चाहता है, लेकिन इस पर मिस्टर जैंग उसे डांट देते हैं और उसे कहते हैं कि वो उससे ऐसा बोल भी कैसे सकता है। अभी वो 16 साल का बच्चा है और अभी उसकी बहुत सारी लाइफ पड़ी हुई है, तो वो पहले बड़ा हो जाए फिर वो इन सब के बारे में सोचना। दूसरी तरफ प्रोड्यूसर मीरा को एक दिल दहलाने वाला सच बताता है। दरअसल प्रोड्यूसर ने सुहा के बारे में पता लगाया और उसे पता चला है कि सुहा नाम की कोई लड़की ही नहीं है जो कि एरम से बातें करती है, बल्कि एक स्क्रीन राइटर स्क्रीन प्ले लिखने के लिए एरम से सुहा बन के बातें कर रहा था। और अब ये सच जान मीरा बुरी तरह टूट जाती है कि कोई उसके बच्चे के साथ इस तरह से खिलवाड़ कैसे कर सकता है। वहीं बेचारा एरम भी बाहर से उनके बीच हो रही ये बातें सुन लेता है और अब वो भी पूरी तरह टूट गया है। जिसे वो अपना दोस्त मानता था वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती और उसका बिहेवियर भी काफी चिड़चिड़ा हो जाता है। जब मीरा और देसू से टैबलेट में गेम खेलने से मना करते हैं तो पहली बार वो अपने पापा से एक ऊंची आवाज में बात करता है, ये कहते हुए कि वो अब वैसे भी मरने वाला है, तो जिंदगी के आखिरी पल वो अपने ढंग से जीना चाहता है। उसने आज तक उनकी हर पल हर बात मानी है, लेकिन अब वो अपनी मन की करना चाहता है। बेचारा देसू जब एरम के इस बिहेवियर को देखता है तो वो बाहर जाकर रोना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं कि उसे एरम की बातों का बुरा लगा, बल्कि इसलिए क्योंकि सच में ही एरम के पास काफी कम वक्त बचा हुआ है। अगले दिन एरम सुहा को एक आखिरी मेल करता है जिसमें वो गुड बाय कहकर अपना ख्याल रखने के लिए कहता है और आज शाम वो देसू को बताता है कि वो स्काई पार्क से रात का आसमान देखना चाहता है, तो वो उसे स्काई पार्क ले चले। देसू उसकी इस बात को मानकर उसे स्काई पार्क में लेके जाता है। जाते ही एरम भागना शुरू कर देता है और दौड़ते दौड़ते वो रोना भी शुरू कर देता है। उसका इस दुनिया में वाकई में कोई दोस्त नहीं है, कोई भी उससे बात तक नहीं करना चाहता। कोई उसे देखकर डर जाता है तो कोई उसे देखकर अपने बच्चों की आंखें बंद कर लेता है। और इसके बावजूद स्क्रीन प्ले राइटर ने सुहा बन के उसके साथ खिलवाड़ किया। हर किसी ने इस दुनिया में उसकी कमजोरी का फायदा उठाया, लेकिन वो फिर भी खुश है क्योंकि उसे दुनिया के सबसे अच्छे पेरेंट्स मिले। इल्म सिर्फ इस बात का है कि उसके पेरेंट्स ने उसके लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, लेकिन वो आज तक उन्हें कोई भी खुशी नहीं दे पाया। बेचारा एरम फूट फूट कर रोने लगता है। किसी तरह देसू उसे संभालता है और उसे शांत करता है। रात में खुले आसमान के नीचे ये दोनों तारों को देख रहे हैं। तभी एक टूटते हुए तारे को देख एरम एक विश मांगता है, लेकिन देसू के पूछने पर भी वो नहीं बताता कि उसने क्या मांगा। एरम अपने पिता के साथ बातें कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से एरम को दिखना बंद हो जाता है। देसू दौड़ते हुए उसे हॉस्पिटल लेके जाता है और डॉक्टर उसे बताता है कि एरम की आंखों की नसें ब्लॉक हो गई हैं और अब वो हमेशा के लिए अंधा हो गया है। डॉक्टर बताता है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसे किसी चीज का बहुत ही तगड़ा मानसिक आघात पहुंचा है। तो क्या उन्हें पता है कि एरम इतना हर्ट किस चीज से हुआ है, जिस पर मीरा अब देसू को सुहा वाली बात बता देती है और अब देसू गुस्से में पूरी तरह पागल हो चुका है। देसू उसे स्क्रीन राइटर का पता लेकर उसके घर पहुंच जाता है। वो वहां पर रखे स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद उस स्क्रीन राइटर की जम के धुलाई करता है कि उसने उसके बच्चे के साथ इतना गंदा खिलवाड़ क्यों किया। लेकिन फिर जब वो देखता है कि वो स्क्रीन राइटर का एक पैर खराब है तो अब उसे नहीं मारता और दीवार पर घुसे मारकर वो अपना सारा गुस्सा निकालता है। अपनी स्लैब से थक हार कर एक पिता का स्ट्रगल अब उसे समझ आ गया है, तो आज वो अपने घर वापस जाता है, जिस घर को उसने 17 साल की उम्र में छोड़ दिया था। वो अपने पिताजी से मुलाकात करता है और वहाँ वॉल पर लगे एक पर्चे पर एरम का बैंक अकाउंट नंबर और उसकी पिक्चर देखता है और अब जाके उसे पता लगता है कि जो $10,000 का डोनेशन उसे किसी शख्स ने दिया था, वो शख्स और कोई नहीं बल्कि उसके ही पिताजी थे। देसू इतनी बुरी तरह अपने किए पर शर्मिंदा है कि वो उन्हें थैंक्स तक भी नहीं बोल पाता, लेकिन उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। जिस पिताजी का उसने कभी आज तक हाल भी नहीं पूछा, वो उनके साथ ना होकर भी हमेशा उनके साथ रहे। देसू नम आंखों से अपने किए की माफी मांगता है और जाते वक्त उसके पिताजी एरम के लिए एक टोपी भी देते हैं, क्योंकि उन्हें ये भी पता है कि उनके पोते एरम को कैप का बहुत शौक है। हॉस्पिटल पहुंचकर मीरा देसू को बताती है कि वो अब ड्यूटी पर जाना छोड़ दे, क्योंकि एरम के पास अब काफी कम वक्त बचा हुआ है, तो उन दोनों को अब एरम के साथ वक्त बिताना चाहिए। तो अब ये दोनों एरम के साथ पूरा वक्त बिताते हैं ताकि उसे कभी भी अकेलापन महसूस ना हो। साथ ही मिस्टर जैंग भी एरम के लिए अल्कोहल लेके आते हैं, क्योंकि एरम हमेशा से ही इसके टेस्ट को लेके काफी क्यूरियस था। देसू एरम को पूछता है कि अब उसे जो भी कुछ चाहिए वो उसे बता सकता है, क्योंकि उनके पास डोनेशन का बहुत सारा पैसा इकट्ठा हुआ है।
लेकिन एरम कहता है कि उसे अब कुछ भी नहीं चाहिए, वो बस इस नए साल के दिन इस शहर की अप डाउन बेल सुनना चाहता है। जिस पर मीरा और देसू दोनों मना कर देते हैं क्योंकि वहां पर नए साल के दिन बहुत भीड़ होगी, तो पहले वो हेल्दी हो जाए तब वो जहाँ चाहे घूम सकता है। लेकिन एरम देसू से कहता है कि क्या वो एक मरते हुए बच्चे की आखिरी विश को भी पूरा नहीं कर सकते, जिस पर ना चाहकर भी देसू अब इसके लिए मान जाता है। साथ ही एरम अपनी नोवेल को प्रिंट करवाने के लिए कहता है, लेकिन साथ में ये वादा भी करने को बोलता है कि वो किसी भी तरह उस नोवेल को ना पढ़े, जिस पर देसू से वादा कर नोवेल को प्रिंट करने के लिए निकल जाता है। लेकिन जब देसू देखता है कि ये नोवेल उसके ही बारे में है तो वो खुद को उसे पढ़ने से नहीं रोक पाता और वो उस नोवेल को पढ़ने लगता है, जिसमें एरम ने लिखा हुआ है कि उसके पापा उसके सबसे बड़े हीरो हैं, कैसे उन्होंने उसके लिए खुद के सपनों को भी त्याग दिया। जब वो एथलीट के दिनों की बात करते हैं तो उस पल वो सबसे ज्यादा खुश महसूस होते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि उनका बेटा ऐसा होगा। पढ़ते पढ़ते देसू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जब वो एरम के पास नोवेल देता है तो वो भी एरम को खुश करने के लिए उसे झूठ बोल देता है कि उसे सुहा का मेल आया हुआ है, जिसमें सुहा ने क्या क्या लिखा हुआ है वो उसे सुनाने लगता है। लेकिन एरम सारी सच्चाई जानता है और वो दोबारा से देसू को उस मेल को पढ़ने के लिए बोलता है, लेकिन देसू ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि झूठ को सेम टू सेम दोहराया नहीं जा सकता। फिर एरम भी देसू को अपनी तरफ से सुहा को ईमेल लिखने के लिए बोलता है, जिसमें वो लिखता है कि मेरे पापा को बचपन में मेरे साथ लुका छिपी खेलना बहुत पसंद था। 17 साल की उम्र में ही जब वो पिता बने तो वो अपनी पढ़ाई भी ठीक तरह से नहीं कर पाए, लेकिन मुझे कोई कमी ना हो इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी। कभी लेबर का काम किया तो कभी रेस्टोरेंट में वेटर का काम किया। दर दर उन्होंने ठोकरें खाई। अपने उम्र के लोगों को कॉलेज में पढ़ता देख उन्हें भी कॉलेज जाने का मन कैसे नहीं हुआ होगा। उसके पेरेंट्स ने उसे हर कुछ दिया, उसका हर दम ख्याल रखा और इसी प्यार की वजह से वो 16 साल तक जी पाया, वरना प्रोजेरिया के पेशेंट 10 साल की उम्र में ही मर जाते हैं। और भी वो बहुत कुछ टाइप करवाता है, लेकिन देसू का दिल अब भरा गया है और ये सब सुन वो वहीं पर रोना शुरू कर देता है। कल न्यू ईयर होता है तो एरम की लास्ट विश को पूरा करने के लिए वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि वो एरम को उसकी लास्ट विश को पूरी करने के लिए उसे बाहर लेके जाना चाहता है। डॉक्टर पहले तो ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन फिर वो मान भी जाता है। रात को एरम, मीरा और देसू उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ पर नए साल के दिन सब लोग इकट्ठा होते हैं अप डाउन बेल सुनने के लिए। लेकिन रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक होता है तो मीरा एरम को अपनी गोदी में सुला देती है। एरम अपनी माँ के पेट पे हाथ रखता है और कहता है कि माँ, जब उसका छोटा भाई पैदा होगा तो उसे ये जरूर बताना कि उसके बड़े भाई ने उसके सर पे हाथ रखा था। ये सुन के मीरा शौक हो जाती है क्योंकि उसने कभी भी उसे इस बारे में नहीं बताया था। साथ ही एरम बताता है कि उसने टूटते हुए तारे से भी विश मांगी है कि उसका छोटा भाई बिल्कुल हेल्दी पैदा हो। एरम अपनी लिखी हुई नोवेल को अपनी माँ को गिफ्ट करता है, ये कहकर कि ये उसे अपने 17वें बर्थडे पे गिफ्ट करने वाला था। मीरा नोवेल पढ़ना शुरू करती है तो उसमें एरम ने उस पल का जिक्र किया था जब उसके पेरेंट्स पहली बार एक दूसरे से मिले थे और किस तरह से तब उन्हें एक दूसरे से प्यार हुआ था। एरम एक धीमी कराहती सी आवाज में बोलता है कि वो उन्हें बहुत ज्यादा मिस करेगा। मीरा नोवेल पढ़कर खत्म करती है कि तभी वो देखती है कि एरम अब कोई भी हलचल नहीं कर रहा। कई बार आवाज मारने पर भी एरम कुछ नहीं बोल रहा। एरम ने अपनी माँ की गोदी में अपने प्राण त्याग दिए। देसू और मीरा का रो रो के बुरा हाल है। वो उसकी आखिरी अधूरी विश अप डाउन बेल के रास्ते में ही होते हैं, लेकिन वो एरम की आखिरी विश भी पूरी नहीं कर पाए। रात के ठीक 12 बजे बाहर लोग खुश होकर पटाखे फोड़कर नए साल का स्वागत करते हैं, तो वहीं मीरा और देसू को आज नए साल के दिन ऐसा जख्म मिला है जो कि कभी भी नहीं भरने वाला। नोवेल के आखिरी पन्नों में एरम ने अपने पापा के लिए एक पोएम भी लिखी हुई है, जिसमें उसने लिखा हुआ है कि एक बार उसके पापा ने उससे पूछा कि अगर तुम फिर से पैदा हुए तो तुम क्या बनना चाहते हो, जिस पर उसने धीरे से आंसर किया कि पापा, मैं एक बार पापा बनना चाहूंगा और अगर मैं पापा बना तो मुझे मेरा जैसा एक बच्चा चाहिए। उसके बाद ही शायद मैं समझ पाऊंगा कि पापा बनना कैसा होता है, अपने लिए ना जीकर फैमिली के लिए जीना कैसा होता है। खुद चाहे एक पल भी वो आराम ना करे, लेकिन हर खुशी फैमिली के कदमों में रखने की कोशिश करता है, तो वो एक बार पापा जरूर बनना चाहता है। और इसी सैड एंडिंग के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट कर सकते हो।